वेलकम स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसका आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि पार्ट 3 में इवोल्यूशन होता क्या है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने आपका फर्स्ट चैप्टर जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट किया था और हमने इसमें पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस जो था हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस था। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, जिससे हम क्या कर रहे थे, प्रोटीन बना रहे थे। हमारा सेल क्या कर रहा था, इससे प्रोटीन को बना रहा था। तो पिछले वीडियोस में हमने सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स को खत्म किया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को खत्म किया है स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पहले आपको जानना है इवोल्यूशन होता क्या है। स्टूडेंट्स बता देता हूँ शॉर्ट में, इवोल्यूशन होता क्या है। इवोल्यूशन मतलब होता है स्टूडेंट्स चेंजेस। क्या होता है स्टूडेंट्स? चेंजेस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो भी धीरे धीरे, स्लो चेंजेस बोल सकते हैं एक टाइप से। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? स्लो चेंजेस, और वो धीरे धीरे चेंजेस होते जाता है, जनरेशन टू जनरेशन धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो चेंजेस होते जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इवोल्यूशन होने में स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि इवोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स। इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज होता है, स्लो चेंज होता है, जो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। दिस इज वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड। अब मैंने आपको ये इवोल्यूशन का मतलब पहले ही बताया है कि वो क्या है, एक स्लो चेंज का प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में, और ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट लाता है। इवोल्यूशन क्या करता है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट लाता है, वो भी वेरी स्लोली। ऑल द स्टेजेस इन changes occurred in various components ranging from stars and planets in space to the biosphere present on earth should be included in a study of evolution. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जितने भी चेंजेस किसी भी, इस लाइन का मतलब आपको समझना है, जितने भी चेंजेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, जितने भी चेंजेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, तो हम लोग उसकी स्टडी करने के लिए, उस ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन की स्टडी करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने स्टार से लेके, प्लैनेट से लेके, अपने पूरे एनवायरनमेंट, अपने पूरे अर्थ को, उनके चेंजेस को स्टडी करने के लिए, उनके इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए उन्हें भी हम इंक्लूड करते हैं कि इस टाइम पे इनका एनवायरनमेंट क्या होगा। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ कि हम लोग के जो पूर्वज थे, हमने मंकी, हमारा जो पूर्वज था वो मंकी था स्टूडेंट्स। हम मंकी से धीरे धीरे इवॉल्व होके एक ह्यूमन में चेंज हुए हैं स्टूडेंट्स। तो हम पिछले लोगों की स्टडी करने के लिए, क्या करने के लिए, पिछले लोगों की स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, उस टाइम के एनवायरनमेंट को भी हम स्टडी करेंगे, उस टाइम के भी स्टार्स को, उस टाइम के प्लैनेट्स को, उस टाइम के स्पेस को, उस टाइम के बायोस्फीयर को भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। और उस सिचुएशन को, उस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें इन इवोल्यूशंस को, हम किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, किस तरह से हमारे में चेंजेस आए हैं, उन्हें भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। Formation of new species due to changes in specific character of several generation of living organism as a response to natural selection is called evolution. So students, क्या हुआ है, हमारे जो पूर्वज थे वो मंकी थे, और मंकी से हम एक ह्यूमन बने हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म ही चेंज हो गया है स्टूडेंट्स। कुछ कैरेक्टर चेंज होते 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 क्या हुआ है, ऑर्गेनिज्म ही चेंज हो गया है। जैसे कि मंकी से हम ह्यूमन में चेंज हो गए हैं। तो ये क्या हुआ है स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनिज्म ही चेंज हो गया कुछ कैरेक्टर्स के चेंज होते होते। जैसे कि पहले जनरेशन में क्या हुआ, पहले जनरेशन में हम 2 पैर पे खड़े होना सीख गए स्टूडेंट्स। तो दूसरे जनरेशन में क्या हुआ, हमारे शरीर के जितने बाल थे वो सब गायब हो गए। तो ऐसे करते करते पूरा एक ऑर्गेनिज्म ही चेंज हो गया स्टूडेंट्स। तो यही क्या है, यही आपका इवोल्यूशन है स्टूडेंट्स। क्या है, यही चीज़ आपकी इवोल्यूशन है। तो अब ये इवोल्यूशन कैसे होता है, कैरेक्टर्स कैसे आते हैं आप में,
तो कैरेक्टर्स आप ढलते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में जाके, आप क्या करते हैं वहाँ पे ढलना चालू करते हैं, वहाँ पे आप एडजस्ट होना चालू करते हैं। तो इसमें ऐसे क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे आप में न्यू न्यू कैरेक्टर्स जनरेट होते जाते हैं और यही न्यू न्यू कैरेक्टर्स आपके आगे वाले जनरेशन में जाते हैं। और वो न्यू कैरेक्टर के साथ जो आपका आगे वाला जनरेशन होगा वो भी कुछ कैरेक्टर डेवलप करेगा, उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से वो भी खुद में एडजस्ट होगा। फिर क्या होगा, उसका जो कैरेक्टर होगा वो आगे वाले जनरेशन में जाएगा। फिर ऐसे करते 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 क्या होगा स्टूडेंट्स, ऐसे करते करते एक न्यू टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरेट होगा और इसे ही हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ पे फिर से आपको पढ़ना है क्या है इवोल्यूशन का मतलब, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रेस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड अ इवोल्यूशन। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन बोलेंगे स्टूडेंट्स। 3.5 billion years ago, life had been non-existent on the earth. So, अब देखो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारे अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं था स्टूडेंट्स। एट द बिगनिंग देयर मे हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट्स इन द ओशियंस ऑन द अर्थ एंड सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड मे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम दोज। तो वो टाइम पे कोई कुछ चीज़, कोई लाइफ नहीं थी, कोई टाइप का जीवन नहीं था हमारे अर्थ पे। बस हमारे जो ओशियंस थे उसमें कुछ एलिमेंट्स थे जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया स्टूडेंट्स, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल, कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब सल्फर हो गया, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन ना इंक्लूड हो ना हाइड्रोजन इंक्लूड हो, उसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं स्टूडेंट्स। और ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इंक्लूड हो स्टूडेंट्स। Complex compound like protein and nucleic acid may have formed over the long period from those simple compounds। अब देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि यही कंपाउंड से मिलके, कुछ सिंपल कंपाउंड से मिलके क्या बना है, हमारा न्यूक्लिक एसिड बन चुका है, हमारा प्रोटीन बन चुका है। और इसे बनने में कुछ लॉन्ग पीरियड, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा है स्टूडेंट्स। धीरे धीरे वो मिले हैं, साथ में टुगेदर हुए हैं, तब जाके वो क्या हुए, एक न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं स्टूडेंट्स। First primitive type of cell may have been formed from the mixture of different type of organic and inorganic compound। तो जो भी फर्स्ट टाइप का सेल होगा आपका, प्रिमिटिव सेल मतलब पहले का, पुराना सेल आपका जो भी है पहले का, वो कैसे बना होगा स्टूडेंट्स, वो एक मिक्सचर से बना होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर से वो बना हुआ होगा। नंबर ऑफ दो सेल में हैव इंक्रीज्ड एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स। और केमिकल्स पे डिपेंड होके, केमिकल्स की अबेडेंसी होके, मतलब केमिकल्स वहाँ पे ज़्यादा थे स्टूडेंट्स। जब केमिकल्स वहाँ पे ज़्यादा थे क्या हो रहा था, ये केमिकल्स अपने में एक मिक्सचर बना रहे थे और वहाँ पे सेल्स के नंबर जो थे वो इंक्रीज होते चले गए। There may had been some difference among those cells and according to the principle of natural selection, some may have shown good growth and some may have perished which could not adjust with the surrounding। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में नेचुरल सिलेक्शंस, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस में जो भी बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने आप को एडजस्ट कर लेगा तो वही जिंदा रह सकता है। यही था डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म फेल होता है खुद को एडजस्ट करने में उस एनवायरनमेंट में, तो वो क्या होगा, वो डेथ हो जाएगी उसकी, या तो वो गायब हो जाएगा। इसका एग्जांपल मैंने आपको डॉग्स के जो बच्चे होते हैं, पपीज होते हैं, उसका भी एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया था कि जो डॉग होता है स्टूडेंट्स वो 7 से 8 बच्चे देता है, पर उसमें से सभी बच्चे जिंदा नहीं रहते क्योंकि वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स। और जो एडजस्ट कर लेता है वो जिंदा रहता है। सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है स्टूडेंट्स कि जो सेल्स खुद को एडजस्ट कर चुके थे उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो जहाँ पे थे, तो वो क्या हुआ, उन्होंने ग्रोथ दिखाया स्टूडेंट्स। क्या किया, उन्होंने ग्रोथ दिखाया। और जो सेल वहां पे नहीं एडजस्ट हो पाए वो क्या हुए, गायब हो गए। पेरिश्ड मतलब डिसअपियर हो गए वहां से। एट प्रेजेंट crores of species of plants and animals with huge diversity regarding shape and complexity are present on the earth। और अभी के टाइम में आपको पता ही है कि बहुत सारे टाइप ऑफ स्पीशीज, करोड़ों टाइप के स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हमारे अर्थ पे रहते हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी में ये हमारे अर्थ में रहते हैं स्टूडेंट्स। काफ़ी ऑर्गन्स हैं इनके पास, काफ़ी अलग अलग तरह के हमारे पास जीव जंतु है, प्लांट्स, एनिमल्स है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है स्टूडेंट्स। Animal diversity ranges from unicellular, that is amoeba and paramecium, to man and a giant whale। So students,
एनिमल्स की अगर हम डाइवर्सिटी देखें तो एनिमल्स भी कई प्रकार के हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक बहुत सारे एनिमल्स हमारे अर्थ पे। यूनिसेलुलर में मैं बता देता हूँ कि अमीबा और पैरामोशियम जो होते हैं वो यूनिसेलुलर सिंगल सेल के होते हैं। और जो हम ह्यूमंस होते हैं, जाइंट वेल होती है जो सबसे बड़ा एनिमल है हमारे अर्थ पे, जाइंट वेल, तो वहाँ तक के हमारे अर्थ पे एनिमल्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। द प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पीशीज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर कॉलेरा टू ह्यूज बनियान ट्री। सो स्टूडेंट्स, और जो हमारा प्लांट्स का अगर हम डाइवर्सिटी देखें तो प्लांट्स भी यूनिसेलुलर से लेके एक मल्टी सेलुलर प्लांट भी है हमारे पास। जैसे कि यूनिसेलुलर का एग्जांपल है क्लोरेला। क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर सिंगल सेल का एक प्लांट होता है स्टूडेंट्स। और एक बनियान ट्री तक हमारे अर्थ पे प्लांट है जो कि सबसे बड़ा प्लांट होता है स्टूडेंट्स, और काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ होता है बनियान ट्री, बरगद का पेड़ जो होता है। द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स। अब अर्थ पे देखो स्टूडेंट्स, लाइफ हर जगह है। अगर हम बात कर लेते हैं अंटार्कटिका अटलांटिक की, जो कि हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो वहाँ पे भी लाइफ आपको मिल जाएगी, बैक्टीरिया वहाँ पे भी है और कुछ लोग वहाँ पे रह भी सकते हैं स्टूडेंट्स। और अगर हम बात कर लेते हैं इक्वेटर की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे भी लोग हमें मिलते हैं स्टूडेंट्स, लोग रहते हैं वहाँ पे, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहता ही है वहाँ पे। Organisms are present at all the places like air, water, land, rock, etc. Humans have shown curiosity about origin of life and reason for such a great diversity in life. So students, अब ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो हमें हर जगह मिल चुके हैं। एयर में मिल चुका है, वाटर में, लैंड में, रॉक्स में, बहुत सारे जगह पे हमें हर अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमें देखने मिलते हैं स्टूडेंट्स। और ह्यूमंस भी इनके स्टडी के लिए ये कहाँ से ओरिजिन हुआ इनका, कहाँ से ये जनरेट हुए, कहाँ से ये पैदा हुए, ये भी ढूंढने में ह्यूमंस की क्यूरोसिटी बढ़ रही है स्टूडेंट्स। और यही एक कारण है कि वो क्या कर रहा है, इन एनिमल्स को, इन प्लांट्स को खोज रहा है और हमें अलग अलग वैरायटी, अलग अलग डाइवर्सिटी के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते ही जा रहे हैं स्टूडेंट्स। Different theories about origin and evolution of life have been proposed till today, of which theory of gradual development of living organism is accepted. So students, बहुत सारी theory दी गई हैं इनके origins की, इनके evolutions की। तो बहुत सारे लोग आज भी इनकी थेरीज बनाते हैं कि ऐसा हुआ होगा तभी ये पैदा हुए हैं, ऐसा हुआ होगा तभी ये इवॉल्व होके ऐसे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारी थेरीज है, ऐसे बहुत सारे मिथ हैं स्टूडेंट्स की बहुत सारे लोग अपने रिसर्च के हिसाब से, अलग अलग रिसर्चर्स के हिसाब से अलग अलग थेरीज देते रहते हैं कि ऐसे बने होंगे या ऐसे पैदा हुए होंगे। बट उसमें से एक ही थेरी को मान्य दी गई है, एक ही थेरी को एक्सेप्ट की गई है, जो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक टाइप की थेरी दी गई है स्टूडेंट्स रिसर्च के बेस पे, तो इसे ही एक्सेप्ट किया गया है कि यही थेरी राइट है इवोल्यूशन और ओरिजिन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आपको एक दिया है स्टूडेंट्स, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट अबाउट बिग बैंग थ्योरी रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट एंड प्रेजेंट इन योर क्लास। सो ये एक बिग बैंग थ्योरी है स्टूडेंट्स, आपको पता भी होगा क्या होता है बिग बैंग थ्योरी। सो इसको आप सर्च करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, इसके वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। सो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये भी देख लेते हैं क्या है पीक इनटू हिस्ट्री। एक बार हम लोग पीछे चल के देखते हैं, पास्ट में जाके देखते हैं क्या हुआ है। मैनी फिलोसोफर्स एंड रिलीजियस स्कॉलर्स हैव रिटन देयर व्यूज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। देयर सीम्स टू बी अ thorough discussions over the formation of universe in various cultures like Indian, Chinese, Roman, Greek, etc. Various cultures have noted different type of informations about planet, stars and Panchamahabhuta, living organisms, etc. in the form of poetry, stories and religious sacred books. So students, क्या है
कि बहुत सारे टाइप के फिलोसोफर्स थे पहले, बहुत सारे टाइप के रिलीजियस स्कॉलर, मतलब रिलीजन को मानने वाले लोग थे, जिन्होंने बहुत सारे इंफॉर्मेशंस लिखे हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को जमा किया है कि लाइफ का फॉर्मेशन, लाइफ का स्टार्टिंग, लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है स्टूडेंट्स। और इस पे काफ़ी एक ग्रेट डिस्कशन होता है, अलग अलग कंट्री का, अलग अलग रीजन का एक अलग अलग मिथ है, अलग अलग कल्चर का एक अलग अलग मिथ है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ होगा। इंडियन का अलग मिथ है, चाइनीज़ का अलग मिथ है, रोमन का अलग मिथ है, ग्रीक का अलग मिथ है कि हमारी अर्थ ऐसी बनी होगी, हमारी अर्थ ऐसे स्टार्ट होगी, हमारी अर्थ को भगवान ने बनाया होगा, या हमारी अर्थ कहीं से टूट के आई है। तो ऐसे बहुत सारे मिथ होंगे स्टूडेंट्स। और various cultures have noted different type of information about planet, star, the पंच महाभूता। अब पंच महाभूता मतलब क्या होता है? पांच महाभूत। पांच महाभूत क्या है स्टूडेंट्स? एयर, स्पेस, अर्थ, फायर और वाटर। ये आपका पांच महाभूत है। सो ये सब पे भी बहुत सारे इंफॉर्मेशंस, प्लैनेट्स लिखे गए हैं, ऑर्गेनिजम्स पे भी बहुत सारे चीज़ें लिखे गई हैं हमारे रिलीजन्स के बुक में, हमारे सेक्रेट बुक में, ऐसे स्टोरी के फॉर्म में। तो ये सब कुछ थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशंस हमारे बुक में लिखी गई जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग देख लेते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस, जो मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे जिसको एक्सेप्ट किया गया है, उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिया है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो वो भी हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड इन ओशियन। सो स्टूडेंट्स, थ्योरी के हिसाब से, जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थ्योरी थी, उसके हिसाब से सबसे पहला जो मटेरियल होगा, जिंदा मटेरियल, वो होगा प्रोटोप्लाज्म, जो कि ओशियंस में बना होगा। सो प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? सिर्फ एक, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है, वैसे एक बस बन गया है स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्म बन गया है, ऐसी एक बन गया है बस। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म। फिर कुछ टाइम के बाद एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बन जाता है स्टूडेंट्स। ग्रेजुअली चेंजेस ऑकर्ड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वेर फॉर्म्ड। और फिर ग्रेजुअल चेंज होते गए, इवोल्यूशंस होते गए, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो लार्जर और कॉम्प्लेक्स होते गए। ऑल दोज चेंजेस वेर स्लो एंड ग्रेजुअल। तो मैंने पहले बोला था इवोल्यूशन होने में बहुत टाइम लगता है, तो ये सब चेंजेस कैसे हैं? स्लो और ग्रेजुअल, मतलब ये इवॉल्व हो रहे हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है? मल्टी सेलुलर में इवॉल्व हो रहा है। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इज एट मस्ट 300 करोड़ ईयर्स। तो इसे इवॉल्व होने में कितना टाइम लग चुका है स्टूडेंट्स? 300 करोड़ साल लग चुके हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर होने में 300 करोड़ साल लग चुके थे। ये सब एक थियरी है स्टूडेंट्स, इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस ये रिसर्च पे आधारित है। चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैड बीन ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल एंड दिस लेड टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है? चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड बीन ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल। अब देखो स्टूडेंट्स, जो भी चेंजेस हो रहे थे, जो भी डेवलपमेंट उन ऑर्गेनिजम्स में हो रहे थे, वो उनके सराउंडिंग के हिसाब से, उनके डायमेंशंस के हिसाब से अलग अलग जगह पे हो रहे थे। तो ये क्या हो रहा था? उनके हिसाब से वहाँ पे चेंजेस हो रहे थे, और यही कारण है कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स बने हैं आज। Hence, this overall process is called as evolution, which is organizational. तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं, विच इज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर से हो रहा है ना स्टूडेंट्स। इवोल्यूशन क्या हो रहा है? एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर से हो रहा है, स्लोली हो रहा है, और उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से वो होते जा रहा है। ये नहीं कि सब में एक ही जैसा चेंजेस हो रहा है, पर सब में कैसा हो रहा है? अलग अलग चेंजेस हो रहा है, उनके हिसाब से और अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं स्टूडेंट्स। इसलिए इवोल्यूशन को क्या बोला है? ऑर्गेनाइजेशनल बोला है। Progressive development of plants and animals from the ancestor having different structure and function organization is called evolutions. अब देखो यहाँ पे एक और नया डेफिनेशन आया थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस के हिसाब से स्टूडेंट्स, कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। इवोल्यूशन में एक और आपको वर्ड ऐड करना है कि जो भी चेंजेस होगा वो क्या होगा? डेवलपमेंटल होगा, प्रोग्रेसिव होने वाला है। तो
प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो मैंने आपको पहले बोला है कि पूर्वजों का जो भी है, एंसेस्टर्स का जो भी आपका स्ट्रक्चर फंक्शन है पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, और जो अभी के हैं उनमें अलग सा एक स्ट्रक्चर बनेगा, अलग फंक्शन होगा। सो इसे ही हम क्या बोलेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, पूर्वजों का जो कैरेक्टर्स था वो कैरेक्टर्स क्या होगा, धीरे धीरे इवॉल्व होगा, चेंज होगा, और वो नए जनरेशन में जाएगा। तो नया जनरेशन भी क्या होगा, उसे आगे पास करेगा, उसके आगे वाला जनरेशन भी कुछ चेंज होगा, फिर उसके आगे वाला जनरेशन भी कुछ चेंज होगा। ऐसे चेंज कर करके क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, पूरा ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, पूरे ऑर्गेनिज्म का फंक्शन चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बॉडी का फंक्शन चेंज हो जाएगा, उसके बॉडी का रहने का तरीका अलग हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इस तरह से इवोल्यूशंस हुआ है, इस तरह से प्रोग्रेस हुआ है, इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है हर एक ऑर्गेनिज्म का। हर एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है इस तरह से। जो माउस थे ना स्टूडेंट्स, माउस जो थे वो कंगारू में इवॉल्व हुए हैं स्टूडेंट्स। तो कंगारू के जो पूर्वज है वो माउस है, चूहा है। सो आगे देखते हैं क्या है। हाँ, सो अब सबके मन में एक क्वेश्चन और होगा स्टूडेंट्स कि इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, पर हमें पता कैसे चला है कि इवोल्यूशन हुआ है। मतलब सही है ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखो। अब हमें कैसे पता चला है कि हम मंकी से इवॉल्व होके ह्यूमन में चेंज हुए हैं, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स। सो सिंपल है स्टूडेंट्स, इसका भी प्रूफ है। जो साइंस होता है स्टूडेंट्स वो प्रूफ पे बेस होता है, जब तक उसके पास प्रूफ नहीं रहेगा तब तक वो कुछ बताएगा नहीं स्टूडेंट्स। सो इवोल्यूशन हुआ है तो इसका प्रूफ भी है स्टूडेंट्स। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन हुआ है, हम पहले ये थे, ये भी प्रूफ है स्टूडेंट्स। सो वो भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रूफ्स होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सो पहले हम लोग देख लेते हैं किस किस टाइप के प्रूफ्स हैं। तो पहला जो है वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, दूसरा जो है वो है एनाटॉमिकल एविडेंस, तीसरा जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, चौथा जो है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, और हमारा पांचवा जो है वो है कनेक्टिंग लिंक्स, और छठवा जो है वो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। मतलब हमारे पास 6 ऐसे एविडेंसेस हैं जो प्रूफ करते हैं कि हम पहले ये हुआ करते थे और उसके बाद इवॉल्व होके हम ये बन गए हैं स्टूडेंट्स। सो ठीक है, देख लेते हैं वो भी क्या है। कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन ऑल अबव मेंशन्ड थ्योरी implies that evolution is everlasting process of changes. However, it needs proof to be proved. Following are various proofs available in support of theories mentioned above. So students, इस पे काफ़ी सोचा गया, क्योंकि ये तो प्रूफ हो गया था कि इवोल्यूशन जो है वो कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है, कभी ना रुकने वाला चेंजेस है, जो कि हरदम होते ही रहेगा, बस इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी स्लो प्रोसेस है स्टूडेंट्स। सो अब बात आती है कि इसका प्रूफ क्या है कि हम पहले ये थे, उसके बाद हमने इवॉल्व हुआ और हम नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हो गए। तो इसका प्रूफ भी दिया गया है थ्योरीज में। जो हमारी जो थ्योरी थी ये वाली ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें इसका प्रूफ दिया गया है हमारे 5 टाइप के एविडेंसेस से। सो वो हम लोग देख लेते हैं कि इन एविडेंसेस का क्या क्या मतलब है, किस टाइप के एविडेंसेस ये हैं, तो वो देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, जो हमारा फर्स्ट एविडेंस, फर्स्ट प्रूफ है वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। उसको समझ लेते हैं क्या होता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, देखते हैं क्या। वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजिशन ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स एंड ईयर्स, पिन्ना एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन बॉडी are seen in animals. Various similarities in character like leaf shape, leaf venation, leaf petiole, etc. occur in a case of plant. This indicate that there are some
similarities in those group and hence it proves that their origin must same and must have common ancestors. अब बात आती है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है फिजिकल। क्या स्टूडेंट्स? फिजिकल, जो चीज़ अपने आंखों से आप देख सकते हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस बोलेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम सिमिलैरिटीज देख रहे हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स की। तो जैसे कि मुझे डाउट हो रहा है कि जो काऊ और डॉग है वो सेम है, तो मैं क्या करूँगा? उनमें सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्या देखूंगा? देखो, वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ। मैं उनके मुंह का स्ट्रक्चर देखूंगा, उनके माउथ का स्ट्रक्चर देखूंगा, उनके आई का पोजीशन देखूंगा कि उनकी आईज कैसी हैं, सामने की तरफ है या साइड में है उनकी आईज। स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रल्स देखूंगा, उनके नाक का स्ट्रक्चर देखूंगा, नोज का स्ट्रक्चर देखूंगा, उनके ईयर्स का, एक्सटर्नल ईयर्स का स्ट्रक्चर देखूंगा, उनके बॉडी पे हेयर्स का मैं स्ट्रक्चर देखूंगा। अब मुझे क्या पता चल रहा है? डॉग और अगर मैं काऊ में सिमिलैरिटीज चेक करूंगा तो स्ट्रक्चर ऑफ माउथ तो मुझे थोड़ा बहुत सेम दिख रहा है, पर पोजीशन ऑफ आईज मुझे अलग दिख रहे हैं, क्योंकि जो काऊ होता है उसका आईज कैसा होता है? साइड में होता है, और डॉग का आईज कैसा होता है? फ्रंट में होता है। अगर मैं नॉस्ट्रिल्स की बात कर लूँ तो वो भी अलग है। डॉग के नॉस्ट्रिल्स अलग होते हैं, उनके नॉस्ट्रिल्स अलग होते हैं। अगर मैं ईयर्स की बात करूँ तो वो भी अलग है। डॉग के ईयर्स ऐसे होते हैं, उनके ईयर्स थोड़े थिक होते हैं। और अगर मैं हेयर्स की बात करूँ तो डॉग्स में ज़्यादा हेयर होते हैं, काऊ में थोड़ा कम हेयर्स होते हैं, या तो उनके हेयर्स छोटे छोटे होते हैं और डॉग्स कैसे होते हैं? अलग। तो ये सब चीज़ें मुझे मालूम पड़ रही कि नहीं, डॉग्स और काऊ के अलग अलग एंसेस्टर होंगे, ये अलग अलग पूर्वजों से आए हैं। तो मुझे ये तो मालूम पड़ गया कि वो दोनों सेम नहीं है, और वो दोनों के पूर्वज भी क्या होंगे? अलग होंगे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो दोनों सेम नहीं है। तो अब देखो, हम ऐसी ही सिमिलैरिटीज को क्या करेंगे? मैच करेंगे दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो उन प्लांट्स के लिए हम उनका लीफ का शेप देखेंगे। लीफ के अंदर जो वेनेशंस होते हैं, लीफ के अंदर जो वेसल्स होते हैं, वेनेशंस होते हैं, उसे हम देखेंगे। लीफ के पिटियोल्स को देखेंगे। लीफ का पिटियोल मतलब होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे लीफ जॉइन होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? पिटियोल्स बोलते हैं। थोड़ा सा लीफ के बाहर जो निकला होता है उसे हम पिटियोल बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सब देख के हम क्या करेंगे? हम डिसाइड करेंगे कि ये प्लांट्स का एंसेस्टर ये हो सकता है, या ये प्लांट्स इस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होके बना हुआ है। This indicates that there are similarities in those group and it is a proof that their origin must be same and must have common ancestor. तो ऐसे हम कुछ ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करेंगे, उनके सिमिलैरिटीज को देखेंगे, उनके डिफरेंसेस को देखेंगे, और हम बताएंगे कि इनके क्या होंगे? कॉमन एंसेस्टर हो सकते हैं। मतलब ये एक सेम पूर्वज से बन के आए हैं स्टूडेंट्स, ऐसा हम बोल सकते हैं अगर हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से चलेंगे। मतलब ऊपर से उन्हें फिजिकली देखेंगे, तो फिजिकली कंपेयर करेंगे। तो अब हम देखते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस। क्या है स्टूडेंट्स? एनाटॉमिकल एविडेंस देखते हैं। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर, ये पिक्चर्स को आपको अच्छे से देखना है स्टूडेंट्स। क्या है? There doesn't seem any superficial similarities between human hand, cat's foreleg, flippers of whale and patagium of bat. So सही है ना स्टूडेंट्स? इन लोग ने सही लिखा है कि अगर हम इन फोटोज को देखते हैं तो हमें ह्यूमंस के हैंड में, कैट के लेग्स में, बैट के विंग्स में, पटाजियम मतलब बैट का जो विंग होता है उसे हम पटाजियम बोलते हैं स्टूडेंट्स, और वो वेल के फिन में, फ्लिपर ऑफ वेल, तो उनमें हमें कुछ खासा और सिमिलैरिटीज दिख ही नहीं रहा है। मतलब ना के बराबर हमें इसमें सिमिलैरिटीज दिख रही हैं स्टूडेंट्स। सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन रेस्पेक्टिव एनिमल्स। पर एक बात और है स्टूडेंट्स कि इन सब के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका यूज अलग अलग है। ये बात भी है ना स्टूडेंट्स? ये अलग तो नहीं दिख रहे हैं पर इनके फंक्शन भी अलग ही हैं। However, there is similarity in structure of bones and bony joints in organs of each of those animals.
पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको भले ही स्ट्रक्चर सेम ना दिखे, पर इनके स्ट्रक्चर्स के बोन्स के जॉइंट होने का जो इनका बोनी जॉइंट है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स है, वो सिमिलर यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे एक जॉइंट है तो इनको यहाँ पे एक जॉइंट है, इनको यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे, तो देख रहा है आपको स्टूडेंट्स, इनको यहाँ पे जॉइंट्स है, यहाँ पे जॉइंट्स है। तो ये इस हिसाब से इनके जॉइंट्स में, इनके बोन स्ट्रक्चर में हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है। यहाँ इसका मतलब क्या है, एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब क्या होगा, हम अंदर से उन्हें देखेंगे, इंटरनली उन्हें देखेंगे, इंटरनली उन्हें कंपेयर करेंगे। दिस सिमिलैरिटी इंडिकेट्स दैट दोज एनिमल्स हैव अ कॉमन एंसेस्टर। और इसी सिमिलैरिटीज को हम देखते हुए क्या करेंगे, देखते हुए बताएंगे कि इनके कॉमन एंसेस्टर्स हो सकते हैं, इनके सेम पूर्वज हो सकते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ हमने दो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस है, इम्पॉर्टेंट प्रूफ है, जो कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस और एनाटॉमिकल एविडेंस, वो हमने जान लिया है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ह्यूमन है वो भी एक ही एंसेस्टर से आया, एक ही पूर्वज से आया है। जो कैट्स है वो भी एक ही पूर्वज से आए हैं, जो बैट है वो भी एक ही पूर्वज से आया है, जो वेल है वो भी एक ही पूर्वज से आया है, पर इनमें इवोल्यूशन, इनमें चेंजेस अलग अलग हुए हैं इनके इन्वायरमेंट के हिसाब से स्टूडेंट्स। हो सकता है ह्यूमंस का जो पूर्वज होगा वो लैंड पे रहता होगा, कैट का जो पूर्वज होगा उसका इन्वायरमेंट कुछ अलग होगा, बैट का जो पूर्वज होगा उसका इन्वायरमेंट कुछ अलग होगा स्टूडेंट्स। सो ऐसे कर करके क्या हो रहा है, जो ऐसे कर करके उनमें चेंजेस होते गए हैं स्टूडेंट्स। बट इनका जो मेन पूर्वज था, इनके पूर्वजों का भी पूर्वज, इनके एंसेस्टर्स का भी एंसेस्टर हो सकता है वो सेम होंगे, क्योंकि ये बोन के जॉइंट्स जो है, इनमें बोन के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेम हैं, बस इनके फंक्शंस अलग हैं और ये दिखने में अलग हैं, बल्कि इनके बोन जॉइंट्स और बोन का स्ट्रक्चर सेम है स्टूडेंट्स। सो हमारा जो थर्ड प्रूफ है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब जो बिना काम के ऑर्गन्स हैं आपके, जिनका कोई यूज नहीं होता है, वो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। और जो आप में से गायब हो चुके हैं उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। Degenerated or underdeveloped useless organs of organism is called vestigial organ। तो मैंने आपको पहले बोला, जो ऑर्गन आप में पहले था और अब गायब हो चुका है, या तो जो ऑर्गन डेवलप हो रहा है पर उसका कुछ काम नहीं है, इन शॉर्ट यूजलेस ऑर्गन, विदाउट एनी वर्क वाला कोई ऑर्गन आपके बॉडी में होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलेंगे। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन्स for living in changing environment is not possible. Instead, existing organs undergo gradual changes. Mostly a specific structure in the body is useful under certain situations. However, same structure under different situations may become useless or even harmful. Such structures begin to regenerate under such situation as per the principle of natural selection, students. सो इतना पूरा मैंने जो पढ़ा है उसका एक सिंपल सा छोटा सा मीनिंग है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें डेवलपमेंट जो होता है, उनमें जो प्रोग्रेस होता है, उनमें जो चेंजेस होते हैं, वो उनके इन्वायरमेंट पे, उनके सराउंडिंग में डिपेंड होता है कि वो चेंजेस कैसे हो रहे हैं। अब समझो मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ जहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, अब मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे जो हो गया माउस का एग्जांपल लेता हूँ, माउस और कंगारू। जो कंगारू के जो पूर्वज होते हैं वो माउस थे स्टूडेंट्स। सो पहले जो अर्थ था स्टूडेंट्स, उसमें जो हमारा जो लैंड था वो पूरा एक साथ था, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सभी कंट्रीज जो थी वो एक साथ जुड़ी हुई थी पहले। तो क्या हुआ था स्टूडेंट्स, पहले जो माउस रहते थे
वो तो होल करके रहते थे, ज़मीन के नीचे रहते थे स्टूडेंट्स। पर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट था स्टूडेंट्स, वो क्या हो गया, टूट के अलग हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया में जितने भी माउस थे वो तो अलग हो गए, और यहाँ के जितने माउस थे वो अलग हो गए। अब हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में माउस खाने वाले जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिम्स थे वो कम थे या नहीं थे, इसलिए वहाँ के माउस क्या हो गए स्टूडेंट्स, वहाँ के माउस बाहर रहने लगे, लैंड के ऊपर रहने लगे, इसलिए वो क्या होते गए, बड़े होते गए और कंगारूज में चेंज हो गए। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे उनमें एक ग्रेजुअल चेंज होते होते वो क्या हो गया, वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से वो ढल चुके हैं और वहाँ पे वो कंगारूज में चेंज हो चुके हैं स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे जैसे कि उन्हें एक पॉकेट मिल गया है उनके बच्चों को रखने के लिए, जो कि माउस के पास नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो ये कैसा धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज होता गया, कुछ ऑर्गन्स बनते हैं, कुछ ऑर्गन्स गायब हो जाते हैं। तो इसी तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ऑर्गन्स आपका यूजलेस हो जाता है किसी भी सिचुएशन में। जैसे कि एक सिचुएशन ऐसा है कि आपका कोई ऑर्गन आपके यूज में था, बट आप जब आपने अपना सराउंडिंग चेंज कर लिया और उस ऑर्गन का वहाँ पे कुछ काम नहीं है, तो क्या होगा, वो ऑर्गन आपका गायब होते जाएगा स्टूडेंट्स। वो ऑर्गन क्या होगा, डीजनरेट होते जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, वो वेस्टिजियल ऑर्गन हो चुका है, यूजलेस ऑर्गन हो चुका है स्टूडेंट्स। तो कोई भी यूजलेस ऑर्गन किसी भी सिचुएशन में जब वो गायब हो जाता है, डीजनरेट होने लगता है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलेंगे। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर ए स्ट्रक्चर टू डिसअपियर। तो इसे डिसअपियर होने में, इसे गायब होने में हजारों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं स्टूडेंट्स। सच ऑर्गन आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपियरेंस इन डिफरेंट एनिमल। तो कुछ ऑर्गन्स अभी भी हमें कुछ एनिमल्स में देखने को मिलते हैं कि जो कि डिसअपियर होते हुए हमें दिख रहे हैं। सच ऑर्गन्स दो नॉन फंक्शनल इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स। और ये ऑर्गन्स जो होते हैं ये कुछ काम के नहीं होते हैं, इसलिए क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे डिसअपियर्स होते जा रहे हैं। इट मे बी फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज इट इज नॉट वेस्टिजियल इन अदर ऑर्गन्स। अब देखो स्टूडेंट्स, कोई ऑर्गन किसी ऑर्गेनिज्म में अगर यूजलेस है तो वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है। अगर वही ऑर्गन दूसरे एनिमल में यूजफुल है तो उसके लिए वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होने वाला है। इतना चीज आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमंस, इट इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। तो जो अपेंडिक्स हमारा एक ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन है स्टूडेंट्स ह्यूमंस के अंदर, जो कि यूजलेस होता है, ह्यूमंस के लिए वो कुछ काम का ऑर्गन नहीं है। अपेंडिक्स जो होता है ह्यूमंस के लिए वो कुछ काम का नहीं, यूजलेस है। पर वो किसके लिए फंक्शनल है, वो रूमिनेंट्स के लिए फंक्शनल। रूमिनेंट्स मतलब होता है हमारे कैटल्स, शिप्स, डियर्स हो गए, और उनसे रिलेटेड जो एनिमल्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। अपेंडिक्स जो होता है इनमें एक बड़ा रोल, बड़ा फंक्शनल ऑर्गन है स्टूडेंट्स। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर, पिन्ना। अब जो हमारा ईयर्स का ऊपर वाला पार्ट होता है जो जिसे हम पिन्ना बोलते हैं स्टूडेंट्स, वो ह्यूमंस में क्या है, यूजलेस है। और मंकीज जैसे, कैट्स जैसे, डॉग्स जैसे एनिमल्स में ये क्या है, यूजफुल है स्टूडेंट्स। ये क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं ईयर्स को हिलाने के लिए स्टूडेंट्स। ईयर्स को क्या करते हैं, मूव करने के लिए पिन्ना का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। जो मंकीज होते हैं, डॉग्स, कैट्स जो होते हैं, इनमें ये यूजफुल ऑर्गन है। पर हमारे ह्यूमंस में क्या है, ये यूजलेस ऑर्गन है। तो माना जाता है कि नेक्स्ट 1000 ईयर्स में हमारा जो पिन्ना है, हमारा जो ईयर है, वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऐसा माना जाता है स्टूडेंट्स। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन लाइक टेल, बोन, विजडम, टीथ एंड बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बींग। तो ऐसे बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन अभी भी ह्यूमंस में प्रेजेंट है, जो कि धीरे धीरे डीजनरेट हो रहे हैं। इनके लिए और हजारों साल लगेंगे। जैसे कि टेल बोन, अब मैंने पहले बोला है कि हम लोग कैसे हुए स्टूडेंट्स, मंकी से इवॉल्व हुए हैं। तो मंकी के पास क्या था, टेल था स्टूडेंट्स। पर ह्यूमंस के पास टेल है नहीं। पर इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि हमारे पास टेल था, क्योंकि हमारे रिड के
हड्डी है उसके लास्ट में हमारे पास एक टेल बोन है स्टूडेंट्स, जो कि प्रूफ करता है कि हमारे पास पहले टेल हुआ करता था स्टूडेंट्स। तो ये एक टाइप से प्रूफ है। विजडम टीथ, तो विजडम टीथ जो होता है, लास्ट वाले जो टीथ्स होते हैं, वो भी एक टाइप का प्रूफ है कि जो कुछ काम के तो नहीं होते। जो हमारे लास्ट वाले टीथ होते हैं स्टूडेंट्स, एकदम लास्ट वाले टीथ, वो विजडम टीथ होते हैं जो कुछ काम के नहीं होते हैं, क्योंकि वो वहाँ तक तो हम खाना भी नहीं चबाने जाते हैं स्टूडेंट्स। सो वो विजडम टीथ भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है स्टूडेंट्स। बॉडी हेयर, बॉडी हेयर का भी हमारे बॉडी में कुछ काम नहीं है, ठंडी गर्मी का कुछ काम नहीं है इस समय इन बॉडी हेयर्स का। ना कि हमारे पास इतने बाल है कि हमें गर्मी लगे, ना हमारे पास इतने कम बाल है कि हमें ठंडी लगे स्टूडेंट्स। इसके लिए इन हेयर्स का कुछ काम नहीं है हमारे ह्यूमन बॉडी में। इसलिए ये क्या होंगे, अब धीरे धीरे ये सब ऑर्गन्स है ये डीजनरेट होंगे, ये गायब हो जाएंगे कुछ हज़ारों सालों में स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे कुछ दिया है स्टूडेंट्स, जैसे कि ये ईयर का जो है, ईयर मसल्स, ये पिन्ना है ऊपर वाला, ये देखो लास्ट वाला जो टीथ है स्टूडेंट्स, जिससे हम चबाते भी नहीं है स्टूडेंट्स, जो एकदम लास्ट में होता है, इसका कुछ यूज़ नहीं है हमारे बॉडी में। और टेल बोन जो एकदम लास्ट में होता है, प्रूफ करता है कि हमारे पास पहले टेल हुआ करता था स्टूडेंट। सो ये सब कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन है जो डीजनरेट हो जाएंगे कुछ हज़ारों सालों में, और कुछ चीज़ें डीजनरेट हो चुकी, जैसे कि टेल जो था हमारे पास पहले हुआ करता था वो अब डीजनरेट हो चुका है, गायब हो चुका है स्टूडेंट्स। बहुत सारे हमारे पास हेयर थे तो वो भी कम हो चुके हैं धीरे धीरे, और ये धीरे धीरे क्या होंगे, डीजनरेट होते जाएंगे स्टूडेंट्स। सो ये कुछ प्रूफ्स हैं स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और वेस्टिजियल ऑर्गन्स के, जो प्रूफ करते हैं कि हमारे पास कुछ था पर इवोल्यूशन हुआ, इसके लिए चीज़ गायब हो गई। तो ये इवोल्यूशन का प्रूफ है कि इवोल्यूशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस देखेंगे, कनेक्टिंग लिंक्स देखेंगे, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस देखेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।